बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम फ़ोनेटिक्स या फ़ोनोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पर फिर हमें वावल्स और कॉन्सोनेंट्स को भी डिस्कस करना होता है, और बल्कि यूनिवर्सिटीज़ में सेपरेटली वावल्स की प्रोडक्शन पर, उनके प्लेसेस पर और कॉन्सोनेंट की प्लेसेस पर, मैनर्स पर ये डिटेल क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होती है कि जो स्पीच ऑर्गन्स बताए जाते हैं कि ये वाला जो साउंड है ये यहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, वो अक्सर उनको समझ में नहीं आता। तो मैंने ये सोचा कि पहले मैं स्पीच ऑर्गन्स आपको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि उसके बाद जब हम वावल्स और कॉन्सोनेंट्स को डिटेल में पढ़ें तो आपको समझ आ जाए कि कौन सा जो साउंड है वो कौन सी जगह से प्रोड्यूस हो रहा है। आपको ऑर्गन्स का, जगहों का पहले से अंदाज़ा होगा, तो आपके लिए वावल्स और कॉन्सोनेंट साउंड की प्रोडक्शन समझ में आना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे ऑर्गन्स जो कि स्पीच साउंड की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हों उनको हम स्पीच ऑर्गन्स या वोकल ऑर्गन्स कहते हैं। ऐसे अज़ा हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने जो रखे हैं जो कि साउंड्स बनाने में काम आते हैं, उनको हम स्पीच ऑर्गन्स कहते हैं या वोकल ऑर्गन्स कहते हैं। जब हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हर ऑर्गन का स्पीच साउंड प्रोड्यूस करने में बहुत अहम किरदार होता है। तो वो किरदार हम स्टडी जब करेंगे तब हमें पता चलेगा। स्पीच ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? लंग्स होते हैं, वोकल फोल्ड्स होते हैं और फिर आर्टिकुलेटर्स होते हैं। इनको हमने डिटेल में वन बाय वन स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पिक्चर में देख लें, मैंने आपको पहले बताया था कि आवाज़ कैसे बनती है। बेसिकली जब आप सांस लेते हैं अंदर, आपने अंदर सांस खींच लिया, फेफड़े आपके सांस से भर गए, लंग्स। अब जब आपने सांस को बाहर निकालना है तो वो जो सांस है उसको हमारे स्पीच ऑर्गन्स ने आवाज़ में तब्दील कर देना है। इसलिए जौन जौन से हिस्से आपके सांस लेने में आपको हेल्प करते हैं, कमोबेश वही हिस्से आपकी स्पीच साउंड में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट होता है लंग्स से, क्योंकि ऑब्वियसली आप सांस लंग्स से लेते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो आपके जो फेफड़े हैं वो सांस को अपने अंदर ले लेते हैं, फिर जब आप बाहर निकालते हैं सांस तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को अब हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लंग्स को देख लेते हैं। एयर फ्लो एक वाइटल रिक्वायरमेंट है स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि सारे जो स्पीच साउंड हैं वो किस तरह से बनते हैं, वो एयर की मूवमेंट से बनते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो सांस आपने बाहर निकालना है उसी को इसने साउंड में तब्दील कर देना है। तो लंग्स क्या करते हैं? ये एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं एयर फ्लो के लिए। आपने जब सांस अंदर लिया और जब बाहर फेंका, उसमें मेन जो रोल प्ले कर रहा है वो लंग्स ही कर रहे हैं। लंग्स जो हैं ये स्पंजी ऑर्गन्स होते हैं, स्पंज जैसे होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं और ये हमारे पसलियों के केज के अंदर होते हैं। ठीक है, जब आप सांस लेते हैं अंदर को खींचते हैं तो ये एक्सपैंड हो जाते हैं, जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और जितनी हवा अंदर गई या जितने प्रेशर से वो अंदर गई या बाहर आई, ये चीज़ आपके स्पीच साउंड पे भी इफेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर मैंने इसकी पिक्चर भी अटैच की हुई है लंग्स की। ठीक है, लंग्स के बाद फिर आगे आपकी सांस वाली नाली से सांस बाहर आना है, उसको ट्रैकिया कहते हैं। फिर उससे आगे लेरिंग्स होता है, उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जब आपकी सांस आपके फेफड़ों से बाहर आ गई तो फिर वो एक लंबी सी नाली से गुजरेगी जिसको हम कहते हैं विंड पाइप या ट्रैकिया। ये यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देखें। ये जो आपको दो कलर्स में नीचे नज़र आ रहा है ये विंड पाइप है। ठीक है, फेफड़ों से आपका सांस सब बाहर निकलेगा विंड पाइप में। इससे ऊपर फिर आपको ये जो एक बाहर से गिल्टी सी नज़र आ रही है, इसको हम लेरिंग्स कहते हैं, लेरिंग्स। इस लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इसके अंदर जो है ना छोटे छोटे से ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम वोकल फोल्ड्स कहते हैं। इस जगह को, इस लेरिंग्स को हम आम ज़बान में एडम्स एप्पल कहते हैं। अगर आप अपने गले पे हाथ रख के देखें तो आपको एक गिल्टी सी महसूस होगी, जिसको हम लेरिंग्स या एडम्स एप्पल कहते हैं। अब इसके अंदर छोटे छोटे से फोल्ड्स होते हैं। ये फोल्ड्स मैंने आपको दिखाए हुए हैं यहाँ पर नीचे वाली पिक्चर में देखें। लेरिंग्स को पहले मेंशन किया हुआ है, फिर लेरिंग्स के अंदर आपको वोकल कॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनको वोकल फोल्ड्स भी कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं और अलग से इनकी पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं। जब ये ओपन होते हैं तो किस तरह से होते हैं, जब ये क्लोज होते हैं तो किस तरह से होते हैं। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से देख लें। अब लेरिंग्स के अंदर जो कंप्लीट इसकी जो पिक्चर है रियल ह्यूमन की, वो यहाँ पर मैंने अटैच की है। ये देखें, ये लेरिंग्स है और ये इसके अंदर आपको वोकल कॉर्ड नज़र आ रहा है। अगेन एक पिक्चर है, यहाँ पर देख लें, ओपन सिचुएशन में और क्लोज्ड सिचुएशन में। जब ये ओपन होता है तो कौन कौन से साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं? देखें इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजनेस। लेरिंग्स में आपने सबसे पहले बात की है लंग्स की। ठीक है, लंग्स के बाद आप ऊपर आ गए तो विंड पाइप या ट्रैकिया आ गया, उसके आगे फिर एक गिल्टी सी आ गई जिसको हमने लेरिंग्स बोला। और लेरिंग्स में हमने बोला कि इसमें छोटे छोटे से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको वोकल फोल्ड्स कहा जाता है। अब वो जो वोकल फोल्ड्स हैं उनका खुलना या बंद होना ये मुख्तलिफ साउंड्स बनाता है। ठीक है, अब ये देखें,
जब ये वोकल फॉल्ड्स बिल्कुल ओपन होते हैं जिस तरह ऊपर पिक्चर में दिए गए हैं, तो यहाँ पर प फ स ऐसे आवाज़ बनती है। ये अलग से हम डिस्कस करेंगे जब हम कॉन्सोनेंट्स और वावल्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि इनका खुलना या बंद होना क्या मैटर करता है। और अगर ये नैरो है, मतलब पूरी तरह से बंद नहीं है लेकिन थोड़ी सी हवा इसमें से गुजर रही है, बिल्कुल बंद भी नहीं है बिल्कुल खुला भी नहीं है, तो इसमें से हेज साउंड बनता है, हेज, हेज या एज। ठीक है, अगर ये टाइटली क्लॉज है तो फिर यहाँ पर ग्लॉटल स्टॉप इसको बोलते हैं। अगर आपने कभी नेटिव स्पीकर्स को सुना हो तो वो वाटर को वो बोलेंगे, बैटर को बे बोलेंगे। तो ये जो साउंड है ना, बे वो ये साउंड जो है ना, ये ग्लॉटल स्टॉप कहलाता है। टाइटली क्लोज जब होते हैं, जब ये वाले पार्ट्स, तो फिर जो साउंड निकलता है उसको हम ग्लॉटल स्टॉप्स या ग्लॉटल साउंड कहते हैं। ठीक है, और अगर वो नियरली टच्ड हैं, बिल्कुल क्लोज नहीं है, तो फिर वो कौन से साउंड बनाएंगे, व ज म न। ठीक है, ये वाले साउंड्स म्यूजिकल साउंड्स बनाते हैं। फिर वाइब्रेशन सी फील होती है आपको अपने लंग्स में भी, और अगर आप अपने एडम्स एप्पल को हाथ लगा के देखते हैं जो गिल्टी है आपके गले के ऊपर, तो फिर आपको म्यूजिकल साउंड या वाइब्रेशन सी महसूस होगी। तो कौन कौन से साउंड्स बनते हैं, व ज म न वगैरह। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि वोकल फोल्ड्स जो है ये बड़ा मेन किरदार अदा करते हैं जो साउंड लंग्स से जो हवा आ रही है उसको ऑडिबल साउंड में तब्दील करने में। उनका जो ओपनिंग और क्लोजिंग का प्रोसेस है वो हवा की पिच या टून वगैरह को चेंज कर देता है, तो फिर इससे हमें डिफरेंट क्वालिटीज़ के साउंड मिल जाते हैं। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकुलेटर्स। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था लंग्स से, लंग्स पे फिर हम ऊपर आ गए ट्रैकिया में, फिर हम लेरिक्स पे आ गए। अब लेरिक्स से ऊपर जितना हिस्सा है अब हमने उसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो आर्टिकुलेटर्स जो हैं साउंड को इंटेलिजिबल स्पीच में तब्दील कर देते हैं। देखें, पहले आपकी सांस आ रही है लंग से, उसको वोकल फोल्ड्स ने आवाज़ में तब्दील कर दिया, लेकिन अब उसको सुनने के काबिल बनाना किसने है, आर्टिकुलेटर्स ने। आर्टिकुलेटर्स एक्टिव भी हो सकते हैं, पैसिव भी हो सकते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, दांत आते हैं, इसमें एल्वियोलर रिज आता है, हार्ड पैलेट आता है, सॉफ्ट विलम आता है, लिप्स आ जाते हैं, टंग आ जाती है, नेजल कैविटी आ जाती है। नॉर्मली हम जब आर्टिकुलेटर्स को डिस्कस करते हैं तो हम इस तरह से डाइसेक्शन करके उसकी फिर स्टडी करते हैं। भाई मैंने एक टर्म यूज़ की, एक्टिव आर्टिकुलेटर्स और पैसिव आर्टिकुलेटर्स। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स ऐसे आर्टिकुलेटर्स होते हैं जो मूव करते हैं। मूव कैसे करते हैं, वो दूसरे आर्टिकुलेटर्स की तरफ मूव करके आवाज़ बनाते हैं। जैसे आपकी ज़बान है, जब आप बोल रहे होते हैं वो मूव कर रही होती है, कभी आगे चली जाती है, कभी पीछे आ जाती है। इसी तरह आपके ऊपर लिप हो गए, आपके दांत हो गए, जो चीज़ मूव कर रही होती है उसको हमने एक्टिव आर्टिकुलेटर कहना है। लेकिन पैसिव आर्टिकुलेटर ऐसे आर्टिकुलेटर होते हैं जो मूव नहीं करते, बल्कि एक्टिव आर्टिकुलेटर्स इन तक पहुँच इनके साथ मिलकर आवाज़ बना देते हैं। ठीक है, तो अब हम आर्टिकुलेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं, और इस पिक्चर में जिस तरह से ये दिखाई गई है इतने हिस्से को अब हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं फेरिंग्स आ गया। हमने पहले स्टडी किया था लंग्स को, उसके बाद हमने ट्रैकिया या विंड पाइप को स्टडी किया, उसके बाद हमने कहा कि एडम्स एप्पल में क्या आ गया, लेरिंग्स से, यहाँ पर भी मेंशन किया। अब इससे ऊपर जब बात आ गई है लेरिंग्स से लेके ऊपर तक, मतलब अब आपके मुंह में जितनी देर आप खाना खाते हैं मिसाल के तौर पे, तो जितना खाना गले में गिरने से पहले जितना मुंह में रहता है, अब उस पार्ट को हमने मिला के कह दिया है फेरिंग्स। फेरिंग्स किधर होता है, ये माउथ और फूड पैसेज के दरमियान में होता है। आपका मुंह और आपका जो फूड पैसेज है जहाँ से आपके खाने ने अंदर जाना है उसके दरमियान में, यहाँ पर ब्लू कलर में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। और ये फीमेल्स में जो है मेल्स में जो ये होता है 8 सेंटीमीटर होता है, और फीमेल्स में ये 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, सब फेरिंग्स आ गया। फेरिंग्स के बाद अब आगे आपने अब मुंह में आ जाना है। ठीक है, पहले आपने सारी जो पाइप्स को स्टडी किया, लंग्स से फिर आगे ट्रैकिया तक आए, फिर लेरिंग्स तक आए, फिर लेरिंग्स से हमने उस पाइप को स्टडी किया जो मुंह में आके खुल रहा है या नाक में आके खुल रहा है, और इसको हमने फेरिंग्स बोला। अब फेरिंग्स के बाद आपने मुंह में आ जाना है। तो मुंह में सबसे पहले क्या होता है, हार्ड पैलेट, अब रूफ ऑफ द माउथ। अगर आप अपने मुँह का ऊपर वाला हिस्सा स्टडी करते हैं, छत अपने मुंह की स्टडी करते हैं, तो उसको हमने अब स्टडी करना है। उसके 3 हिस्से होते हैं, हार्ड पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है, और एल्वियोलर रिज होता है, यानी कि आपका तालू, आपका ऊपर वाला हिस्सा मुंह का। ठीक है, अब आप ये देखें तो अब यहाँ पर ये जो पिक्चर दिखाई गई है, ये दांत के पीछे से लेके यूवोला जहाँ तक दिखाया गया, जिसको हम आम ज़बान में कवा कहते हैं, ये इतने हिस्से को हम जो है ना रूफ ऑफ द माउथ के तौर पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें एल्वियोलर रिज स्टडी करना है, फिर उसके बाद हमने इसमें हार्ड पैलेट डिस्कस करना है, फिर उसके बाद हमने इसमें सॉफ्ट पैलेट डिस्कस करना है। तो अब ये देख लेते हैं हम एल्वियोलर रिज क्या होता है। एल्वियोलर रिज या टीथ रिज होता है जो दांतों के फ़ौरन पीछे वाला जो मसूड़ों का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं एल्वियोलर रिज।
ये यहाँ पर देखें आप पिक्चर में, ये ऊपर एरो में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, दांत दिखाए गए हैं और उसके बाद जो दांतों के फ़ौरन पीछे वाला हिस्सा है इसको हमने एल्वियोलर रिज बोला है। यहाँ पे ठ ड ये वाले साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। आप बोल के देखेंगे आपको पता चल जाएगा, ठ ड, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलर रिज या टीथ रिज। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास हार्ड पैलेट। ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, सख्त हिस्सा आपके तालू का। ठीक है, ये कनकेव पार्ट है, ज़रा सा आपको राउंडेड सा नज़र आएगा। ठीक है, और ये मुंह के दरमियान में पाया जाता है। इसके बाद आ जाता है सॉफ्ट पैलेट या वीलम। अब हार्ड पैलेट से थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो ये सॉफ्ट पैलेट आ जाएगा, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। लोअर पार्ट है रूफ ऑफ द माउथ का, और इसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट भी कहते हैं, इसको हम वीलम भी कहते हैं। और जब ये बंद होता है यानी नीचे हो जाता है तो फिर आवाज़ जो है वो नाक में चली जाती है, और जब ये खुला हुआ होता है ऊपर होता है तो फिर आवाज़ मुंह से निकलती है। अब आप देखें ख ग, इसको बोल के देखें तो आपकी ज़बान जो है वो मुंह के सबसे पीछे वाले हिस्से में ऊपर जाके लगेगी। तो इस पार्ट को हमने कहना सॉफ्ट पैलेट या फिर वीलम। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं लिप्स को। अब लिप्स स्पीच साउंड में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें, मैंने पिक्चर में लगाया हुआ है ए ई आई, इसमें देखें होंठों की बनावट एल ओ, ये बोल के देखें, इसमें हर एक में आपके होंठों की डिफरेंट बनावट हो रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जो साउंड्स हैं जब उनको प्रोड्यूस किया जाता है तो जो आपके लिप्स हैं वो मुख्तलिफ शक्लें ले लेते हैं, कभी आपस में मिल जाते हैं, जैसे फ ब, तो दोनों मिल गए आपस में, बाइलेबियल साउंड्स बन गए, यानी कि दोनों लिप्स वाले साउंड बन गए। फिर फ व, इसमें आपके होंठों में क्या हुआ कि आपका ऊपर वाला होंठ नीचे वाले होंठ से नहीं मिला, बल्कि ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ से मिले। तो यहाँ पर आप देखें कि साउंड्स की प्रोडक्शन में किस तरह से लिप्स का अपना किरदार होता है। तो लिप्स जो है वो मुख्तलिफ पोजीशंस ले सकते हैं, लिप राउंडिंग भी होती है। ठीक है, अब जैसे राउंडेड लिप्स होते हैं तो वो ओ ऊ साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे देखें ओ ऊ, ठीक है, इसमें आपके होंठ जो हैं वो गोल हो गए। स्प्रेड, जिस तरह आप स्माइल कर रहे हैं, ई लंबा ई साउंड जो है, ये लिप्स आपके स्प्रेड हो गए। और जब आपके लिप्स न्यूट्रल हैं, ना तो स्प्रेड हैं ना तो राउंडेड हैं, तो ये साउंड आ गया। तो इस तरह से लिप्स जो हैं वो भी आवाज़ की प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। अब इसके आगे दांत भी बहुत हेल्पफुल होते हैं मुख्तलिफ साउंड्स को प्रोड्यूस करने में, जैसे स द। अब मज़े की बात है, हम सारी ज़िंदगी टी एच को किस तरह से पढ़ते रहे, थ या द, और ये गलत है। टी एच को हमने स द ऐसे पढ़ना होता है। ये मैं आपको बताऊंगी जब हम आगे से वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स के अलग-अलग से उसको डिस्कस करेंगे। तो ये होता है स द। अब देखें इसमें ज़बान किधर लगेगी, आपके जो आगे वाले दांत यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहे हैं, आगे वाले दो दांतों के नीचे वाले हिस्से में लगेगा स द। अगर आपने कुरान तजवीद से पढ़ा हो तो आपको ये साउंड्स की प्रोडक्शन समझ में आ जाएगी। ये सा का साउंड है और लाल का साउंड है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है टंग। टंग भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकुलेटर है क्योंकि ये मूव करती है मुख्तलिफ जगहों में और मुख्तलिफ शेप्स ले लेती है। अब टंग के जो है ना 4 हिस्से बनाए गए हैं। सबसे पहला आगे वाला होता है टिप। ठीक है, आगे वाला हिस्सा सबसे टिप, फिर उसके पीछे थोड़ा आ जाओ ब्लेड, फिर उसके दरमियान वाला जो हिस्सा ज़बान का होता है उसको हम फ्रंट कहते हैं, और पीछे वाला हिस्सा बैक होता है, और सबसे लास्ट में होता है इसका रूट। सॉरी, मैंने 4 पार्ट्स कह दिए, 5 पार्ट्स हैं इसके टोटल। ठीक है, पीछे आ जाता है इसका रूट। ये मैंने यहाँ पर ज़बान की शेप अटैच की हुई है, आप ये देख लें। इसी तरह यहाँ पर देखें मुंह के अंदर कैसे टिप है, फिर ब्लेड है, फ्रंट है, बैक है, सेंटर है। ठीक है, और साइड्स भी होती हैं ज़बान की, वो यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख लें, साइड्स ऑफ द टंग। फिर इसी तरह से पिक्चर यहाँ पर अपलोड की हुई है, टिप है, फ्रंट है, ब्लेड है, बैक है, रूट है। अब जो मुख्तलिफ साउंड्स होते हैं वो ज़बान के मुख्तलिफ हिस्सों से बोले जाते हैं। टिप जो है एक्सट्रीम एंड है ज़बान का, ब्लेड जो है ये एल्वियोलर रिज के बिल्कुल नीचे होता है। जैसे हमने ऊपर एल्वियोलर रिज या टीथ रिज को पढ़ा कि दांतों के बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा, बिल्कुल उसी तरह से उसके नीचे ज़बान का जो हिस्सा है उसको हम एल्वियोलर रिज कहते हैं। हार्ड पैलेट के अपोजिट जो हिस्सा होता है उसको हम फ्रंट कहते हैं। ठीक है, और जो बैक है ये सॉफ्ट पैलेट या वीलम के अपोजिट जो ज़बान का हिस्सा होता है उसको हम बैक कहते हैं। तो टंग जो है ये स्पीच साउंड की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये मुख्तलिफ जगहों पर जा सकती है, मुख्तलिफ शेप्स ले सकती है। तो इसकी जो शेप है, इसकी जो पोजीशन है वो साउंड्स की प्रोडक्शन में बड़ी मददगार होती है। अब जैसे देखें टंग की एक हाइट भी बड़ी मैटर करती है मुख्तलिफ साउंड्स को बोलने में। जैसे ये साउंड्स बोल के देखें, हीड, हिड, हेड, हैड, होड, हावर्ड, हुड, हुड। ये देखें
मुख्तलिफ आपने आवाज़ें बनाई हैं और इसमें आपकी ज़बान ने मुख्तलिफ शेप्स ली है। हाइट इसकी कहीं पे ज़बान बिल्कुल ऊपर चली गई, ठीक है, आपके पैलेट के बिल्कुल करीब, कहीं दरमियान में आ गई, कहीं बिल्कुल नीचे आ गई, कहीं बिल्कुल पीछे चली गई। तो ये जो टंग की हाइट है ये बड़ी मैटर करती है जब आपने साउंड्स को प्रोड्यूस करना है। ख़ासतौर पर जब आप वाउल्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको टंग की हाइट भी बतानी पड़ेगी। तो वर्टिकल डिस्टेंस देखा जाता है टंग की हाइट में ऊपर सरफेस के साथ, कि ऊपर जो हमने बात की थी रूफ ऑफ द माउथ की, हार्ड पैलेट के साथ या सॉफ्ट पैलेट के साथ आपकी ज़बान टच हो रही है, करीब जा रही है, दूर जा रही है, नीचे आ रही है, ये चीज़ देखी जाती है, ठीक है। और फिर ज़बान की पोजीशन के हिसाब से वाउल्स को ओपन या क्लोज डिस्कस किया जाता है। ये मैं आपको वाउल्स वाले टॉपिक में डिटेल में बताऊँगी। इसके अलावा ये होता है कि टंग की फ्रंटनेस या बैकनेस भी मैटर कर रही होती है, यानी कि आपकी टंग जो है वो कोई लफ्ज़ बोलने में आगे आ रही है या पीछे आ रही है, ये चीज़ भी मैटर करती है, ठीक है। जैसे आप बोलो ही, इसमें आपकी टंग दरमियान में कहीं रही। हु, आपकी टंग जो है वो थोड़ा पीछे चलेगी। हा, इसमें आपकी टंग बिल्कुल लेवल पे आ गई। तो टंग की जो पोजीशन है आगे पीछे के हवाले से वो चीज़ भी मैटर करती है, ठीक है। तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे जब हम वावल्स को डिस्कस करेंगे, तो हमने टंग को देखना है। अब आगे आ जाते हैं जॉज यानी कि जबड़े। कुछ फोनेटिशियंस ये कंसीडर करते हैं कि ये भी आर्टिकुलेटर्स हैं, क्योंकि ये भी जो मूव करते हैं, लोअर जॉ ख़ास तौर पे मूव करता है जब आप बोल रहे होते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये बाकी आर्टिकुलेटर्स की तरह नहीं है, क्योंकि ये खुद से कोई कॉन्टैक्ट दूसरे या किसी आर्टिकुलेटर के साथ नहीं बना सकते हैं, बल्कि ज़बान को या दांतों को बस हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है नोज़ या नेज़ल कैविटी। अब आप ये देखें, यहाँ पर मैंने पिक्चर अटैच की हुई है। जब हमने लंग्स की स्टडी की थी, लंग्स के बाद हम आ गए थे ट्रैकिया या विंड पाइप में, फिर हमने लेरिंग्स को स्टडी किया, फिर हमने पीछे बोला कि इसके पीछे ऊपर आके फेरिंग्स हो जाती है। फिर फेरिंग्स आगे दो जगहों पे खुलती है, या तो वो मुंह में खुल जाती है या तो वो नाक में खुल जाती है। अगर आप मुंह बंद कर लेंगे तो आपकी आवाज़ आपके नाक से निकलेगी, नाक से जो निकलेगी उसको हम बोलेंगे नेज़ल कैविटी या नोज़। और अगर आपकी आवाज़ आप मुँह खोलेंगे तो मुँह से निकलेगी, तो वो ओरल कैविटी से निकलेगी। नोज़ या इसकी कैविटी जो है, इसको स्पीच ऑर्गन स्टडी के तौर पे स्टडी किया जाता है, क्योंकि नेज़ल साउंड ये बनाती है, जैसे म, न, ng। आप ये देखें, इसमें आपका मुंह बंद है और आपकी आवाज़ किधर से निकल रही है, आपके नाक से। अगर अगेन आपने कुरान पाक पढ़ा हो तजवीद से, तो आपको वहाँ पर गुन्ना वगैरह का पता होगा कि गुन्ना जो है हम वो नाक से करते हैं, नेज़ल कैविटी से। तो आप यहाँ वाली में देख लें कि वॉइस बॉक्स, लेरिंग्स, फिर आगे फेरिंग्स, और ये आगे खुल किस में रहा है, या तो ये ओरल कैविटी यानी मुंह में खुल रहा है, या तो ये नेज़ल कैविटी यानी नाक में खुल रहा है। डिपेंड करता है आपने मुंह खोल के कुछ बोलना है या मुंह बंद करके कुछ बोलना है। मुंह बंद करेंगे आवाज़ नाक में चली जाएगी, और अगर मुंह खोलेंगे तो आवाज़ नाक में नहीं जाएगी, मुंह से निकलेगी। तो नेज़ल कैविटी जो है, इसको भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकुलेटर कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। हमने किसको स्टडी किया है, स्पीच ऑर्गन्स को स्टडी किया है, और हमने उसमें क्या क्या डिस्कस किया है। हमने लंग्स को स्टडी किया, फिर हमने लेरिंग्स को स्टडी किया, फिर हमने फेरिंग्स को स्टडी किया, फिर उसके बाद हमने आर्टिकुलेटर्स को देखा, उसमें हमने दांतों को देखा, ज़बान को देखा, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, ठीक है। उसके बाद हमने नेज़ल कैविटी को देखा, उसके बाद हमने लिप्स को देखा। तो हमने हर चीज़ को डिटेल में स्टडी किया। अगर इसके हवाले से आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आई होप जब हम वावल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स को स्टडी करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।